सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग MBBS फ्रॉम GMC फिरोजाबाद। तो जो पिछला लेक्चर हमने देखा था उसमें हमने बात की थी इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स की, उसके पार्ट 1 की हमने बात की थी। तो अब उसके कुछ MCQs देख रहे हैं। तो एंट्री वर्सेस एग्जिट बाउंड में डिफरेंस अपन ने देखा था। टाइट कॉन्टैक्ट बाउंड, लूज कॉन्टैक्ट बाउंड की बात की थी। बुलेट के इफेक्ट की बात की थी, किस किस तरीके से डिस्चार्ज निकलता है, फ्लेम, स्मोक, अनबर्न्ड गन पाउडर, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। ध्यान रखना है। तो गन पाउडर जो होता है वो तो क्या करता है, बुलेट को वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, जो बर्न हो जाता है ना। जो अनबर्न्ड गन पाउडर होता है उसकी वजह से डिस्चार्ज इफेक्ट आते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, है ना। तो ये अभी फैक्ट्री का काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा आ रहा है, सॉरी। तो अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, MCQs की। तो सबसे पहला MCQ आता है टैटूइंग या स्टिपलिंग ऑफ द स्किन इन फायर आर्म इंजरी इज प्रोड्यूस्ड बाय, है ना। तो आपको पता है टैटूइंग जैसा पेपरिंग या स्टिपलिंग कौन प्रोड्यूस करता है, आपका अनबर्न्ड गन पाउडर। तो अनबर्न्ड गन पाउडर पार्टिकल्स जो होते हैं वो टैटूइंग या स्टिपलिंग या फिर जो आपका पेपरिंग ऑफ द स्किन प्रोड्यूस करते हैं, स्किन के अंदर घुस जाते हैं वो। जबकि स्मोक का जो भी इफेक्ट आएगा वो एपिडर्मिस लेयर पर आएगा ना। जबकि जो गन पाउडर जो होता है अनबर्न्ड गन पाउडर, उसका इफेक्ट डर्मिस लेयर पर आता है, अंदर घुस जाते हैं वो स्किन के अंदर। ध्यान रखना है इस प्रकार से, एम्बेडेड इन द स्किन, जबकि वो ऑन द सर्फेस ऑन द स्किन रहता है स्मोक। ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो अब बात कर रहे हैं विच ऑफ, तो हो गया ना अनबर्न्ड गन पाउडर पार्टिकल्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी वाइप्ड ऑफ यूजिंग ए वेट क्लॉथ। तो हमने बात भी की थी, जो भी स्किन के ऊपर है उसी को तो कपड़े से धोकर साफ किया जा सकता है, कपड़े से हटाया जा सकता है। जो स्किन के अंदर घुस गया उसको आप कैसे हटा दोगे, कपड़े से ये नहीं हटा सकते ना। तो गीले कपड़े से किसको हटाया जा सकता है, स्मोक के इफेक्ट को। स्मोक का इफेक्ट क्या होता है, ब्लैकनिंग या स्मगिंग ऑफ स्किन। तो ब्लैकनिंग या स्मगिंग ऑफ स्किन स्मोक का इफेक्ट होता है, इसको कपड़े से हटा सकते हैं। ध्यान रखना है, स्मोक सूट डिपॉजिट सुपरफिशियली ऑन स्किन एंड कैन बी वाइप्ड अवे ना। तो जो सुपरफिशियली जमा हुआ उसको हटा सकते हो, जो स्किन के अंदर एम्बेडेड हो गया अनबर्न्ड गन पाउडर उसको नहीं हटा सकते। ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो स्मजिंग एंड ब्लैकनिंग ऑफ स्किन आ जाएगा इसमें, ध्यान रखना है। टैटूइंग इज टिपिकली एब्सेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रीजन्स। तो मैंने बोला भी था टैटूइंग वहां एब्सेंट होगी जहां पर स्किन थिक होगी। जहां पर स्किन थिक है वहां पर एम्बेड नहीं कर पाएगा गन पाउडर। अरे अनबर्न्ड गन पाउडर की से टैटूइंग होती है, अनबर्न्ड गन पाउडर स्किन के अंदर घुस करके अपना इफेक्ट दिखाता है, लेकिन जहां पर स्किन थिक है वहां पर वो अंदर नहीं घुस पाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहां पर स्किन थिक है, यानी कि पाम एंड सोल्स अपन बात करें, ध्यान रखना है ना। थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होती है यहाँ पे, जो कि प्रिवेंट करती है अनबर्न्ड गन पाउडर के पेनिट्रेशन को ना। जब यहाँ पे थिक होगी स्ट्रेटम कॉर्नियम तो अनबर्न्ड गन पाउडर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। टैटूइंग, पेपरिंग या स्टिपलिंग देखने को नहीं मिलेगी। ध्यान रखना है इस प्रकार से ना, स्टिपल कर देना, वो जोड़ देना उसको, ध्यान रखना इस प्रकार से स्टिपलिंग। तो अब आता है यहाँ पे क्या, सेकंड क्वेश्चन तो हो गया था ना, समझेंगे ना। तो अब आता है यहाँ पे ग्रीस कॉलर इज प्रेजेंट एट। तो ग्रीस कॉलर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमने बोला था करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं सब किसके, एंट्री बाउंड के। ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो केवल एंट्री बाउंड में पाई जाती है, एंड ग्रीस कॉलर एब्रेजन कॉलर है ना, एग्जिट बाउंड में नहीं पाई जाती है ना। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो एंट्री बाउंड, ग्रीस इज वाइप्ड ऑफ बुलेट सरफेस अपॉन इनिशियल स्किन एंट्री ना। तो केवल एंट्री बाउंड में पाई जाती है ग्रीस कॉलर, तो ये ग्रीस जो होता है बुलेट पे लगा होता है वो केवल इनिशियल एंट्री पे ही चिपक जाता है सारा का सारा, एग्जिट के लिए बचता ही नहीं है वो, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो एंट्री बाउंड आ जाएगा इसमें। तो एब्रेजन कॉलर इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन फायरआर्म एंट्री बाउंड्स लोकेटेड ओवर। तो मैंने बोला भी था एब्रेजन कॉलर का मतलब ही क्या है, कि जैसे ही बुलेट एंट्री की, बुलेट जो क्या करेगी अपनी स्पिनिंग की वजह से, गायरोस्कोपिक एक्शन की वजह से आसपास की जो स्किन है ना उसमें स्ट्रेचिंग पैदा करेगी, खिंचाव पैदा करेगी ना। तो उसका खिंचाव होने से वहां पर क्या बनता है, एब्रेजन कॉलर बनता है। तो जहां पर स्किन में खिंचाव ही नहीं हो रहा, जहां पर इल्डिंग सरफेस है स्किन की, है ना, वहां पर एब्रेजन कॉलर नहीं बनेगा। तो इल्डिंग सरफेस ऑफ स्किन कहां पे होती है, एब्डोमेन की होती है और बटक की होती है ना। तो जहां पर स्किन की इल्डिंग सरफेस है, मतलब खिंच करके वापस आ जा रही है स्किन, तो वहां पर एब्रेजन कॉलर सीन नहीं होता है। तो एब्रेजन कॉलर नॉट सीन इन एब्डोमेन एंड बटक्स अपन बात करें तो इल्डिंग आ गया ना। तो ध्यान रखना है, सॉफ्ट स्किन सरफेस डू नॉट सपोर्ट फ्रिक्शन एंड एब्रेजन कॉलर फॉर्मेशन ना। तो फ्रिक्शन ही नहीं होता, स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन ही नहीं होती, तो एब्रेजन कॉलर भी नहीं बनता यहाँ पे। ध्यान रखना है इस प्रकार से, एब्डोमेन एंड बटक पे ना। गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी ऑफ ए बुलेट इन फ्लाइट इज इम्पार्टेड बाय, अपन बात करें तो सीधी सी बात है, जब बुलेट फ्लाइट कर रही है मतलब हवा में है, तो वो स्पिन जो कर रही है तो वो किसकी वजह से आ रहा है वो ना, तो वो राइफलिंग ऑफ द बैरल की वजह से ही तो आ रहा है। अरे बैरल के अंदर आपके लेंड्स एंड ग्रूव्स बने होते हैं, राइफलिंग की होती है, उसी की वजह से तो स्पिन करती है बुलेट। और बुलेट स्पिन करेगी तो वही तो गायरोस्कोपिक
गायरोस्कोपिक एक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाए? सीधी सी बात है, पूछ रहा है गायरोस्कोपिक एक्शन क्यों आता है ना, बुलेट स्पिन क्यों करती है, किसकी वजह से करती है? तो राइफलिंग ऑफ द बैरल की वजह से करती है, ध्यान रखना है। स्पाइरल ग्रूव्स इम्पार्ट रोटेशनल स्पिन क्रिएटिंग गायरोस्कोप स्टेबिलिटी, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अब आता है यहाँ पे क्या, तो अब आता है यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज रेंज ऑफ फ्लेम डिस्चार्ज फ्रॉम ए स्टैंडर्ड शॉटगन। अपन बात करें तो जो भी रेंज होती है फ्लेम की, अपन ने शॉटगन के लिए पूछ रहा है ना, राइफल के लिए कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर, शॉटगन के लिए 15, फिर स्मोक की कितनी? 15 राइफल के लिए, 30 किसके लिए? शॉटगन के लिए। फिर अनबर्न्ड गन पाउडर की कितनी? 60 से 90, 60 से 90। ये टेबल याद है कुछ? ध्यान हो तो इस प्रकार से। तो ये टेबल ये रही देखो ना, तो इस प्रकार से क्या पूछा है उसने? शॉटगन के लिए पूछी है फ्लेम की रेंज, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। शॉटगन की पूछी है ना, तो इसने क्या पूछी है इस प्रकार से, ये हो जाएगा। तो इसने पूछा है फ्लेम की रेंज पूछी है शॉटगन के लिए, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर है ना। तो फ्लेम एक्सटेंड अप टू 15 सेंटीमीटर इन शॉटगन ना। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है शॉटगन से जब फायरिंग हुई तो जो फ्लेम है वो फ्लेम कितनी दूर तक ट्रेवल करेगी ना, तो 15 सेंटीमीटर तक ट्रेवल करेगी। 15 सेंटीमीटर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट उसको मिल गया, कोई टारगेट मिल गया, तो उसको हिट कर देगी, ध्यान रखना। और अपना इफेक्ट, क्या इफेक्ट होता है फ्लेम का? ब्लैकिंग और स्मोक का होता है बर्निंग एंड कैरिंग ऑफ स्किन एंड सिंगिंग ऑफ हेयर है ना। तो बर्निंग एंड कैरिंग ऑफ स्किन एंड सिंगिंग ऑफ हेयर इफेक्ट होता है फ्लेम का, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा शॉर्ट गन की फ्लेम की रेंज है ना। ए वाउंड शोविंग ब्लैकनिंग बट नो बर्निंग इफेक्ट कोरिस्पॉन्ड्स टू ना। तो देखो क्या बोल रहा है, ब्लैकनिंग तो हो रही है लेकिन बर्निंग नहीं हो रही है ना, यानी कि स्मोक का इफेक्ट तो आ रहा है लेकिन फ्लेम का इफेक्ट नहीं आ रहा। तो फ्लेम का इफेक्ट नहीं आ रहा यानी कि कॉन्टैक्ट और क्लोज दोनों ही नहीं है ना। और ध्यान रखना इस प्रकार से स्मोक का इफेक्ट आ रहा है यानी कि नियर है, ध्यान रखना CCNID है ना। तो नियर शॉट इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। नियर शॉट में क्या होता है, स्मोक का इफेक्ट तो आता है लेकिन फ्लेम का इफेक्ट नहीं आता ना। जो आपका शॉट होता है वो फ्लेम की रेंज से बाहर होता है, आउटसाइड फ्लेम रेंज बट विद इन दी स्मोक रेंज, ध्यान रखना है ना। तो फ्लेम का इफेक्ट बर्निंग नहीं आएगा, स्मोक का इफेक्ट ब्लैकनिंग आ जाएगा, नियर शॉट, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। फिर आता है ना, तो कॉन्टेक्ट क्लोज, नियर, इंटरमीडिएट, डिस्टेंट, पांचों शॉट की रेंज ध्यान रखनी है आपको इस प्रकार से। फिर सेटेलाइट या क्रूशिएट शिफ्ट बाउंड एंट्री बाउंड ऑन स्काल्प इन टाइट कॉन्टैक्ट फायरिंग रिजल्ट फ्रॉम। तो अपन ने बोला भी था कि सैटेलाइट या क्रूशिएट शिफ्ट बाउंड क्यों बन रहा था, ब्लास्ट मैकेनिज्म की वजह से ना। स्किन और आपके मजल के बीच में बिल्कुल ही गैप नहीं है, तो जो गैसेस हैं वो बाहर नहीं निकलेंगी, बाहर नहीं निकलेगी, एकदम ब्लास्ट की तरफ हटेंगी वो, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सब गैलियल गैस एक्सपेंशन अगेंस्ट बोन अपन बात करें तो ना, सीधी सी बात है, स्किन को फाड़ करके गैस का एक्सपेंशन होगा जिसकी वजह से सैटेलाइट या क्रूशिएट शिफ्ट बाउंड बनेगा, एंट्री बाउंड बनेगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सब गैलियल गैस एक्सपेंशन, गैलियल का मतलब वो ये स्किन को फाड़ के आएगी, ध्यान रखना इस प्रकार से, बोन के अगेंस्ट। तो ट्रैप्ड गैस, जो फंसी हुई गैस है, ट्रैप्ड जो है, एक्सपेंड्स बिटवीन स्कल्प एंड स्कल वोल्ट रप्चरिंग स्किन आउटवर्ड। तो स्किन को रप्चर करते हुए स्कल वोल्ट और स्कल्प के बीच से एक्सपेंड करती हुई बाहर आती है वो, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सब गैलियल गैस एक्सपेंशन अगेंस्ट बोन इसका आंसर हो जाएगा। कोरोना ऑफ ब्लैकनिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन। तो अपन ने बोला भी था कोरोना का मतलब ही क्या है, कोरोना का मतलब है एडजेसेंट स्किन पे चली गई आपके फ्लेम या फिर स्मोक, ये सब है ना। तो एडजेसेंट स्किन पे जा रही है मतलब थोड़ा बहुत गैप होगा, थोड़ा बहुत गैप होगा मतलब अपन बात करें तो लूज कॉन्टैक्ट राउंड होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लूज कॉन्टैक्ट राउंड। तो लूज कॉन्टैक्ट राउंड होता है, इसमें स्मॉल गैप्स अलाउज फ्लेम एंड स्मोक टू स्केप लेटरली फॉर्मिंग ए हेलो रिंग है ना। तो सीधी सी बात है, कोरोना एक हेलो रिंग ही तो है जिसमें स्मेक और इसमें स्मोक और फ्लेम जो होती है आपकी वो एडजेसेंट स्किन पर चली जाती है, क्योंकि मजल और स्किन के बीच में एकदम टाइट कॉन्टैक्ट नहीं होता, थोड़ा सा लूज कॉन्टैक्ट होता है, थोड़ा सा गैप रह जाता है जिससे बाहर निकल जाते हैं जो भी आपके सामान है डिस्चार्ज के, जिससे एडजेसेंट स्किन पर वो इफेक्ट दिखाते हैं और एडजेसेंट स्किन पर एक होलो रिंग बन जाती है जिसे अपन कह रहे हैं कोरोना ना। तो लूज कॉन्टैक्ट राउंड में देखने को मिलता है कोरोना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट MCQ है। अब अपन बात कर रहे हैं बैक स्पैटर ऑफ ब्लड इनसाइड द फायरआर्म बैरल अकर्स ड्यू टू। तो बैक स्पैटर मतलब जो भी ब्लड है, जो भी टिश्यू फ्रेगमेंट है वो आकर के बैरल में जमा हो गए। तो बैरल में जमा क्यों हो गए, क्योंकि अपन बात करें तो वैक्यूम क्रिएटेड इनसाइड द बैरल पोस्ट फायरिंग। तो सीधी सी बात है, जो वैक्यूम क्रिएट होगा ना बैरल के अंदर, तो इसे ही तो कह रहे हैं अपन बैक स्पैटर, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। हाई मजल प्रेशर था, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो हाई मजल प्रेशर भी वैसे इसका आंसर आ सकता है क्योंकि मजल प्रेशर बहुत ज्यादा था, जगह ही नहीं बची। लेकिन बैक स्पैटर ऑफ ब्लड इनसाइड दी फायरआर्म बैरल क्यों आ गए, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बैरल और पोस्ट फायरिंग है ना। सीधी सी बात है, जब गैप ही नहीं होगा तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ध्यान रखना है। हाई मजल प्रेशर भी इसमें आ सकता है, मतलब वो कंडीशन है। और बैक
स्पेटर का बैक स्पेटर जो मैकेनिज्म है उसका रीजन क्या है, वैक्यूम क्रिएटेड इनसाइड द बैरल अपन बात करें तो ध्यान रखना। हाई मसल प्रेशर एक कंडीशन है जिसकी वजह से ये कंडीशन पैदा होगी, ध्यान रखना है ना। तो जब वैक्यूम क्रिएट होगा बैरल के इनसाइड तो क्या होगा, आपका जो है बैक स्पेटर हो जाएगा, मतलब ब्लड या टिश्यू फ्रेगमेंट्स जमा हो जाएंगे बैरल में, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो अब बात करते हैं एंट्री वाउंड टिपिकली प्रेजेंट्स विद एज। तो एंट्री वाउंड की क्या कंडीशन होती है, इन्वर्टेड होता है, जबकि एग्जिट वाउंड इवर्टेड होता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो एंट्री वाउंड होता है इन्वर्टेड, इन्वर्ट मूवमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पुशेस स्किन मार्जिन्स इनवर्ड या इन्वर्टेड ना। जब आपका प्रोजेक्टाइल जो है स्किन को पेनिट्रेट कर रहा होगा तो वो अंदर की तरफ धकेलता है स्किन को या जो भी टिश्यू है उसको ना, तो अंदर की तरफ धकेलेगा तो इन्वर्टेड कंडीशन बनेगी, अंदर की तरफ घुसती हुई कंडीशन बनेगी ना, क्योंकि उसमें वो टिश्यू वगैरह जो भी है उसको बाहर की तरफ फेंकेगा, इन्वर्टेड कंडीशन होगी एग्जिट वाउंड में, ध्यान रखना है ना। एंट्री वाउंड इन्वर्टेड होता है, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं स्कल गनशॉट इंजरीज इनर टेबल बिवेलिंग इंडिकेट्स। तो इनर टेबल में बिवेलिंग है, अपन ने बोला भी था जब इनर टेबल में बिवेलिंग हो तो वो एंट्री वाउंड होता है, आउटर टेबल में बिवेलिंग हो तो वो एग्जिट वाउंड होता है। तो इसका मतलब ही बताया था कि ये मान लो आउटर टेबल है, ये इनर टेबल है, गोली इधर से आ रही है, मतलब अपन बात करें तो एंट्री वाउंड है। तो इसका जो भी टिश्यू है यहाँ पे वो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये वाली कंडीशन उसको, तो टिश्यू इससे टकराएंगे तो ये इसको सपोर्ट कर दिया तो वो टिश्यू कहीं नहीं जाएंगे ना। लेकिन जब गोली इसको पेनिट्रेट करेगी तो इसके जो टिश्यू है कोई सपोर्ट नहीं है, इनर टेबल है ये, तो वो क्या हो जाएंगे, तिरछे हो जाएंगे, मतलब एक दूसरी जगह जमा हो जाएंगे इनर टेबल पर। तो वो क्या है आपका बीवेलिंग है ना। तो ध्यान रखना इनर जो आपका एंट्री वाउंड होता है उसमें बीवेलिंग कहाँ देखने को मिलती है, इनर टेबल पे ना। जबकि एग्जिट वाउंड में इधर से आ रही है, इधर के टिश्यू को सपोर्ट है, इधर के टिश्यू को सपोर्ट है, तो ध्यान रखना इस प्रकार से बीवेलिंग उसमें कहाँ पे सीन होगी, जहाँ पे सपोर्ट नहीं होता। सीधी सी बात है, बीवेलिंग वहाँ सीन होती है जहाँ पे सपोर्ट नहीं होता, तो इसमें एग्जिट वाउंड पे बीवेलिंग दिखेगी, आपको ध्यान ही रखना इस प्रकार से। तो इनर टेबल पे दिख रही है तो वो एंट्री वाउंड पे दिखेगी, ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। तो ये एंट्री वाउंड पे बीवेलिंग आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्कल गनशॉट इंजरीज आउटर टेबल बीवेलिंग। अब आउटर टेबल पे किस में हो जाएगी, वो एग्जिट वाउंड में हो जाएगी इस प्रकार से। तो आउटर टेबल में एग्जिट वाउंड में बीवेलिंग देखने को मिलती है, इनर टेबल में बीवेलिंग देखने को मिल रही है, तो एंट्री वाउंड है वो, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं एन एक्सेप्शन वेयर एंट्री वाउंड इज लार्जर देन एग्जिट वाउंड है ना। तो जनरली क्या होता है, एंट्री वाउंड स्मॉलर होता है, एग्जिट वाउंड लार्जर होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है जहाँ पे एंट्री वाउंड लार्ज हो जाता है साइज में। तो वो एक्सेप्शन क्या है, सैटेलाइट या क्रूशिएट वाउंड। और सैटेलाइट या क्रूशिएट वाउंड कब बनता है, जब टाइट कॉन्टैक्ट हो ओवर स्काल्प है ना। तो टाइट कॉन्टैक्ट शूट है अगर स्काल्प पर तो सैटेलाइट या क्रूशिएट वाउंड बनेगा। तो अपन बात करें वो वाउंड लार्जर होता है एग्जिट वाउंड से, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो टाइट कॉन्टैक्ट शूट ओवर स्काल्प, तो अपन बात करें तो क्या होगा, एंट्री वाउंड जो होगा सैटेलाइट या क्रूशिएट वो लार्जर होगा देन एग्जिट वाउंड से, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। तो ये बी हो जाएगा। फिर चेरी रेड कलरेशन, तो चेरी रेड कलरेशन अपन बात करें तो कब आती है, तो चेरी रेड जो कलरेशन किसकी वजह से होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, उसी का तो होता है चेरी रेड कलर है। अरे कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड के अंदर जाएगी हीमोग्लोबिन से करेगी वो रिएक्शन, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा जिससे चेरी रेड कलरेशन आएगी, यहाँ पे ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से चेरी रेड कलरेशन आएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं एग्जिट वाउंड शोविंग एन एब्रेजन रिम ड्यू टू फर्म स्किन बैकिंग इज कोल्ड। तो ध्यान रखना है एक एग्जिट वाउंड है जिसकी अराउंड एब्रेजन बन रहा है ना। वैसे तो मैंने बोला था कि एंट्री वाउंड के अराउंड ही बनता है एब्रेजन कॉलर, लेकिन जब एग्जिट वाउंड के अराउंड एब्रेजन रिम शो हो, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो किसकी वजह से हो सकती है, जब एग्जिट के टाइम कोई सपोर्ट मिल जाए ना, जैसे कि यहाँ से एग्जिट कर रही है तो एग्जिट के टाइम अगर कोई सपोर्ट मिल जाए किसी वॉल की, चेयर की, बेल्ट की, तो अपन बात करें तो उसे कहेंगे शोर्ड या सपोर्टेड एग्जिट वाउंड। तो एब्रेजन जो है उसमें देखने को मिलेगा, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो शोर्ड या सपोर्टेड एग्जिट वाउंड में क्या होगा, एब्रेजन रिम देखने को मिलेगी एग्जिट वाउंड के चारों तरफ, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो जब सपोर्ट मिल जाए तभी देखने को मिलती है एब्रेजन रिंग। अपन बात करें तो डिपोजिशन ऑफ मेटेलिक फ्रेगमेंट्स स्क्रैप्ड फ्रॉम बुलेट ऑनटू एंट्री वाउंड इज नोन एज। तो मेटेलिक फ्रेगमेंट्स जो भी बुलेट के मेटेलिक फ्रेगमेंट्स हैं वो जब एंट्री वाउंड के चारों तरफ जमा हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, बुलेट फाउलिंग अपन बात करें तो बुलेट फाउलिंग हो जाएगा इसमें। ये बात अपन ने की भी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से।
तो जो बुलेट फॉलिंग की कंडीशन है, सबसे पहले अपन ने ग्रीस कॉलर एब्रेजन कॉलर की बात की थी, फिर यहाँ पे आया था बुलेट फॉलिंग या वाउंड फॉलिंग, है ना, जिसमें क्या होता है जो भी मेटलिक बुलेट फ्रेगमेंट्स होते हैं, कार्बन शूट है, अनबर्न्ड पाउडर है, तो बुलेट का जो भी सामान है वो अगर एंट्री वाउंड के चारों तरफ जमा हो जाए तो उसे अपन कहेंगे बुलेट फॉलिंग या फिर वाउंड फॉलिंग अपन बात करें तो ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बुलेट फॉलिंग। ध्यान रखना है मेटेलिक स्क्रैप लिविंग फाइन मेटल रेजिड्यू टर्म्ड बुलेट फॉलिंग। फिर आता है यहाँ पे क्या, व्हाट इज द एवरेज गन पाउडर रेंज फॉर ए रिवॉल्वर या पिस्टल, तो गन पाउडर की रेंज क्या होती है रिवॉल्वर या पिस्टल के लिए, ध्यान रखना इस प्रकार से 50 सेंटीमीटर हो जाएगी वो ना, तो 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये टेबल में दे रखा है आप देख सकते हो ना, तो 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। उसकी भी शायद उसकी 60 से 90 होती है ना, ध्यान रखना इस प्रकार शॉर्ट गन की, है ना। फिर आता है यहाँ पे मजल इंप्रेशन और स्किन सराउंडिंग एंट्री वाउंड इज कोज्ड बाय, तो स्किन के ऊपर मजल इंप्रेशन है सराउंडिंग एंट्री वाउंड के चारों तरफ, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिकॉइल एक्शन इन टाइट कॉन्टैक्ट फायरिंग। तो सीधी सी बात है टाइट कॉन्टैक्ट है तभी तो आपका मजल इंप्रेशन होगा स्किन के सराउंडिंग एंट्री वाउंड्रिंग के सराउंडिंग, तो ध्यान रखना रिकॉइल एक्शन होता है। सारी बातें हमने लेक्चर में बता रखी हैं, तो आप देख सकते हो लेक्चर जाकर के दोबारा अगर नहीं समझ में आ रहा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये एमसीक्यू थे अपने ना, ध्यान रखना इस प्रकार।